विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन देखा, उसके डिफेक्ट्स देखे, सोशल कंडीशन देखा। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन किसका, विजयनगर किंगडम के टाइम पर। तो इकोनॉमी बहुत कोई नई टाइप की नहीं थी, जो उस टाइम की इकोनॉमी थी वही इकोनॉमी थी। और क्या थी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी। क्या थी, एग्रीगेरियन, यानी कि एग्रीकल्चर वाज मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या मिला, जब एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था जैसे बाकी हिस्सों में, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जब एग्रीकल्चर मेन हुआ तो उस एग्रीकल्चर को क्या किया गया, अच्छे से और ग्रोथ के लिए, उस एग्रीकल्चर को ग्रोथ के लिए क्या किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कराई गई। तो लिखिएगा, फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ इरिगेशन फैसिलिटीज, और इरिगेशन फैसिलिटी में क्या, न्यू टैंक्स वेयर built and dams were constructed। ठीक है, और ये कहाँ बनाया जाएगा, तो मैंने आपको लिखवाया है कि कृष्णा और तुंगभद्रा का डोआ भी तो था एरिया। तो कौन कौन सी रिवर होंगी, लिख लीजिए, ऑन रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा। और एक बार ये भी समझिए कि तुंगभद्रा जो रिवर थी वो विजयनगर अंपायर में हमेशा थी। कृष्णा तो बाउंड्री बनती थी ना बहमनी का, तो कभी किसी और बीजापुर के साथ तो कभी किसी के साथ। तो मैक्सिमम जो ये डैम्स और टैंक्स आप देखोगे वो तुंगभद्रा पर बने हैं। अगर 10 बनाया तो उसमें से 7 या 8 तुंगभद्रा पर, इक्का दुक्का कृष्णा रिवर पर। ठीक है, चलिए, बाकी तो और हाँ, कॉइन्स वगैरह तो कुछ ऐसे छपे थे, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं। और ये तो हमने लिख रखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हमने लिख ही रखा है। हाँ, एक पॉइंट और यहाँ लिख लीजिए, कॉइन्स के रिलेटेड लिखिएगा, द कॉइन्स ऑफ द एम्पायर वेयर दोज ऑफ कॉपर, gold and silver। The coins carried beautiful bird, एक बर्ड बनवाते थे ये लोग, जिसका नाम है गंडा रिद्रा। ये बर्ड है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, GANDAB, बी के बाद L, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ, GANDAB, L के बाद RINDA। हाँ, ये होगा सही स्पेलिंग, गंडा ब्लिंडर। ये एक बर्ड वहाँ पर थी जिसका ये कॉइन पर
बनाए थे। बाकी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमने देख ही रखा है, लिख ही रखा है। एक काम और लिख लीजिए, द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग हैज बिन डेवलप्ड। दी लिखिएगा, द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग the art of shipbuilding and developed। बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तो वही चाइना सिल्क वेबलेट क्लॉथ्स का इंपोर्ट होता था, और स्पाइसेस, राइस, आयरन, शुगर, कॉटन, सिल्क क्लॉथ्स इनका एक्सपोर्ट होता था। और बाकी हमने देखा था कि पोर्टुगीज़ से भी लोग आ गए थे, तो पोर्टुगीज़ के साथ हॉर्स वगैरह, और फिर वो लोग यहाँ बसे थे, तो यहाँ से तो ये सारी चीज़ें इनके इकोनॉमी की थी। तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन वही था कि एग्रीगेरियन इकोनॉमी है और थोड़ा बहुत व्यापार वगैरह हो रहा था। अब मेन आते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग किस में लिखेंगे, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर यहाँ पर काफ़ी डेवलप हुआ। अब नया लिख लीजिए, आर्किटेक्चर। विजयनगर एम्पायर के टाइम पर आर्किटेक्चर काफ़ी डेवलप्ड हुआ। काफ़ी मंदिर बनाए इन लोगों ने, खास करके मंदिर आर्किटेक्चर तो बहुत ज़्यादा। तो लिखिएगा, आर्किटेक्चर में लिखिए टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर of Vijayanagar is a combination of architectural features of Pandyas, Chalukyas, Cholas एंड होयसलास। ये लोग पहले क्या थे, विजयनगर से पहले ये लोग राज किया था साउथ इंडिया में। पांड्या, चालुक्य, चोला एंड होयसलास, और हमने पढ़ा भी इनके बारे में। जब अर्ली मेडिवल पीरियड पढ़ा तो उसमें हमने देखा था पांड्याज के बारे में, चालुक्य, चोला और होयसलास के बारे में। और ये जो होयसला है, तो अभी हमने ये भी देखा कि इंडिया का 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होयसला टेम्पल्स को डिक्लेयर किया गया इस साल। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पहले इन राजाओं ने या एम्पायर्स ने यहाँ पर आर्किटेक्चर डेवलप किया था, उसको इन्होंने और ज़्यादा फ्लरिश किया, उसमें और ज़्यादा चीज़ों को एडअप किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट was used in construction of temples and fortified walls of हम्पी। तो हम्पी के जो मंदिर बने, वहाँ पर सीमेंट नहीं यूज किया गया है, मोर्टार नहीं यूज किया गया है। वो क्या है, वो पूरी तरह से कट करके बनाए गए हैं। क्या किए गए हैं, कट करके बनाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, यूज ऑफ। तो ये कट और इंटरलॉकिंग मेथड, क्या कहते हैं, कट और इंटरलॉकिंग मेथड से बनाए गए हैं। तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, यूज ऑफ सॉफ्ट स्टोन एंड
हार्ड ग्रेनाइट फॉर कंस्ट्रक्शन was key aspect. The techniques followed were to wedge them together by interlocking, यानी कि इस तरह से इंटरलॉकिंग कर जाए, जैसे वेल्डिंग होती है ना, तो एक ईंट से दूसरे ईंट को हम क्या करते हैं आज की डेट में, सीमेंट से जोड़ते हैं। और अगर वैसे क्या जाए तो उसको एक तरह से कहा जाए वेल्डिंग। भाई लोहे की वेल्डिंग होती है तो क्या होती है, आयरन की दो आयरन पीसेस को वेल्ड से, यानी कि लोहे को पिघला कर उस पर जो डाला जाता है तो वेल्डिंग कहते हैं। तो ईंटों को हम सीमेंटिंग से जोड़ते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही इंटरलॉकिंग इस तरह से किया कि वो वेल्डिंग की तरह हो गए, तो एक के ऊपर एक। इस वजह से उसमें क्या है, सीमेंट का या बाकी मोर्टार की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, यहां तक नोट डाउन हो गया। बाय वेल्ड टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग, तो एक से दूसरे को लॉक कर दिया। इस तरह से वो कट करके पत्थरों को एक के ऊपर एक रखते थे कि वो आपस में इंटरलॉक होते चले जाते थे। ठीक, इसको रब कर दो। अब यहां तक लेक्चर पॉइंट में लिखिए, हमने क्या लिखा कि उन्होंने इंटरलॉकिंग सिस्टम का यूज किया, यानी कि दो स्टोन्स को आपस में वेल्ड या जोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, इंटरलॉकिंग सिस्टम का टेक्निक का यूज किया। नेक्स्ट लिखिए, राया गोपुरम। यहां थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जैसे आपके लिए ये वर्ड गोपुरम न्यू वर्ड है। ये गोपुरम क्या होते हैं, गेटवे होते हैं। जैसे जब आप साउथ में अक्सर आप देखोगे, जब मंदिर में आप एंट्री करोगे तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, मेन गेट, वो क्या होते हैं, उस पर बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर नुमा बनाए हुए होते हैं और बहुत सुंदर उस पर डिजाइन्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो जो मेन गेट होता है उसी को गोपुरम कहा जाता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा गोपुरम और गेटवे। अब जैसे अगर आप कभी नेट पर सर्च करो मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, तो जब मीनाक्षी अम्मा टेम्पल करोगे तो आपको दिखेगा कि टेम्पल जो है वो इतने ही में है, और उसके बाद ये सब क्या है, ये सब पूरा एक खाली फील्ड है इस तरह से, और ये क्या है, एक चारों तरफ बाउंड्री वाल है। अब इस बाउंड्री वाल पर यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे, बड़े बड़े गेट बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, गेट बनाए जाएंगे, और ये बहुत ऊंचे होते हैं, लॉफ्टी। कई बार तो ऐसा होता है कि मंदिर जितना ऊंचा होता है शिखर वगैरह, उससे ऊंचा उसका गोपुरम हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, तो ये होता है वैसे जनरल भाषा में गेटवे हो गया, और उस वक्त के लैंग्वेज में या टेक्निक में हम क्या कहेंगे, उनको गोपुरम कहेंगे। तो ये मेन गेट होता है किसी भी मंदिर का। साउथ इंडिया में जो भी मंदिर है उनके मेन गेट को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। जब हम लोग आर्ट आर्किटेक्चर यानी मंदिर आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल, वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो वहाँ हम लोग मंदिर के हर एक पार्ट को, गर्भगृह क्या होता है, मंडप क्या होता है, कला मंडप क्या होता है, गोपुरम क्या होते हैं, ये सब हम लोग विस्तार से डिटेल से समझेंगे। अभी इतना आपको समझना है कि जो मंदिर का मेन गेट है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, गोपुरम कहते हैं। ठीक, तो राया गोपुरम और गेटवे एंड द कल्याण मंडपम, ये क्या है, ये मंदिर का एक हिस्सा है कल्याण मंडपम, जहां पर
बाकी सारे फंक्शंस होते हैं, सोशल फंक्शंस, शादियां वगैरह हो रही हैं, बाकी चीज़ें जो हो रही हैं, तो वो क्या होता था, जो गर्भगृह है जहाँ पर ईश्वर है, डीआईटी की मूर्ति है, वो गर्भगृह कहाया। उसके सामने मंडप, उसके आगे कल्याण मंडप, तो इस तरह से एक पूरी सीरीज बनाई जाती थी। तो ये समझिए कल्याण में यहाँ पर सारे सोशल वर्क्स हो रहे हैं, उसी में क्या है, शादी ब्याह वगैरह सब। तो कहीं पर मंडप कहेंगे, कहीं पर कल्याण मंडप कहेंगे, कहीं पर अर्ध मंडप कहेंगे, इस तरह से ये आपको वहाँ पर क्लियर पता चलेगा। बस इतना समझिए कि मंदिर का हिस्सा है, एक भाग है। तो कल्याण मंडपम विथ कार्व्ड पिलर्स इन द टेम्पल premises where the chief characteristics of the विजयनगर आर्किटेक्चर। देखिए ये सब आगे आपको मंदिर आर्किटेक्चर तो पढ़ाऊंगा, तो जब मंदिर आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको एक एक मंदिर के बारे में जो भी फेमस हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो जैसे होस्याला मंदिर पढ़ाऊंगा तो होस्याला के बारे में पढ़ाया, हम्पी के बारे में पढ़ाऊंगा तो हम्पी मंदिर, या आपको रथ टेम्पल के बारे में पढ़ाऊंगा तो रथ टेम्पल की खासियत किसने बनवाया, क्या उसकी खासियत, सब बताया जाएगा। यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब भी आपके सामने असर्शन रीजन, मैच द कॉलम या आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन मेंस में आए, तो आप कैसे समझोगे कि हाँ ये कहाँ के बारे में हमसे बात कर रहा है। मैच द कॉलम में, असर्शन रीजन में, यहाँ पर ये आपको काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको ये आइडिया दे रहा है कि विजयनगर अंपायर अगर पूछा, या अगर हमने मैच द कॉलम में ट्रू फॉल्स में कहीं विजयनगर अंपायर मिला, तो विजयनगर अंपायर के बारे में हमें ये याद रहना चाहिए कि गोपुरम, राया गोपुरम के बारे में, कल्याण मंडप, और इनके जो पिलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे कार्व्ड बनाए गए हैं। ठीक है, अब अगर वहाँ पिलर के बारे में या किसी के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी कार्विंग के बारे में कुछ तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या ये सोच सकते हैं कि अच्छा विजयनगर अंपायर के तो पिलर जो थे वो कार्व्ड थे, यहाँ पर तो लिखा हुआ है प्लेन पिलर, इसका मतलब है कि विजयनगर के साथ ये मैच नहीं करेगा। ये आपको क्या देगा, एक आइडिया देगा, ये एक कॉमन फीचर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि द sculptures on the pillars। तो स्कल्पचर में क्या, नक्काशी, जो पिलर पर उघेरे जा रहे हैं, नक्काशियाँ की जा रही है, जैसे कोई फूल पत्ती, किसी जानवर की, फिर ये सब क्या कहते हैं, कार्विंग की जाती है। तो द पिलर्स, द स्कल्पचर्स ऑन द पिलर्स वेयर carved with distinctive features। The horse was the most common animal found in these pillars। तो कभी अगर आपके सामने आया या दिखा या क्वेश्चन आया कि पिलर पर हॉर्सेस की संख्या ज़्यादा दिख रही है, तो आप क्या समझोगे, आप एक आइडिया लगा सकते हो ना, अच्छा ये विजयनगर अंपायर के टाइम का, विजयनगर किंगडम का ये टेम्पल होगा। तो आगे चल के आप पढ़ोगे, एक टेम्पल आपको ऐसा मिलेगा कि जब आप उस टेम्पल में एंट्री करोगे
तो उस टेम्पल में एंट्री करने पर जो पिलर्स आपको दिखेंगे वो पिलर पूरी तरह से हॉर्स के शेप में ही बने हुए हैं। उन पिलर्स को ही हॉर्स का रूप दे दिया गया है। ये एक होता है कि पिलर पर आप छोटे छोटे हॉर्सेस के फिगर्स कार्व्ड करो, और एक हुआ कि पूरे पिलर को ही आपने इस तरह से कार्व कर दिया कि वो हॉर्स दिखे। ठीक है, तो ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा वो टेम्पल। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा टेम्पल तो वहाँ पर आपको एक एक टेम्पल की पिक के साथ आपको दिखाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, द स्टाइल इज ornate, it has got features in ornate, ornate, ornate. The style is the style is ornate. It got features similar to that of तमिल आर्किटेक्चर। ये आपको आगे पता चलेगा। अभी इसको जब वहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इसको समझाने में थोड़ा सा आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक और ख़ास फीचर है, तो लिखिएगा लार्ज मंडप। लार्ज मंडपाज contain 100 pillars. Also, some temples may have thousands pillars. तो लार्ज मंडप बनवाते थे। मंडप क्या, जैसे जो गर्भगृह के सामने का जो एरिया है, आप जब भी मंदिर में जाओगे किसी भी पुराने मंदिर में, तो जो जहाँ डीआईटी यानी कि जो भगवान की मूर्ति जहाँ रखी हुई है, जो भी डीआईटी के लिए वो मंदिर है, तो उस मंदिर के जो मेन डीआईटी है उनकी मूर्ति जहाँ रखी हुई वो क्या है, वो गर्भगृह है। और उसके सामने जो खाली स्पेस है वो क्या है, मंडप है। तो ये मंडप बहुत बड़े बड़े बनवाए। क्यों, क्योंकि इन मंडपों पर सोशल फंक्शंस या जो फेस्टिव ओकेजन्स पर लोग इकट्ठा होते थे, देवता की पूजा होती थी। तो भाई गर्भगृह के अंदर तो इतनी स्पेस होगी नहीं, तो आप इसको इस तरह अज्यूम करो कि आपके कमरे के सामने जो हॉल है, डाइनिंग हॉल, वो बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि आप सभी लोग पूरा परिवार और भी बाकी रिश्तेदार आते तो क्या करते, डाइनिंग हॉल में तो बैठते हो, तो डाइनिंग हॉल हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो वही हो गया कि गर्भगृह के सामने जो हॉल है वो क्या है, वो मंडप है, वो बहुत बड़ा साइज का बनाया गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे शादी के टाइम पर, फेस्टिवल्स के टाइम पर, ये सारे फंक्शंस वगैरह वहाँ होते थे। ठीक है, क्यों, ताकि डीआईटी के सामने हम लोग उसको मना रहे हैं, तो डीआईटी के सामने उसको मनाने का एक चलन था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, विरूपक्षा टेम्पल is the oldest temple built at Hampi in a typical Dravidian style.
और इसी टेम्पल से बाकी टेम्पल्स इंस्पायर्ड हुए। ठीक है, तो ये द्रविडियन स्टाइल क्या होता है, ये तो हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। मंदिर बनाने की एक कला है, मंदिर बनाने का एक टेक्निक है, कला है द्रविडियन स्टाइल। और इसके एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इस टाइम के तो बहुत अच्छे से आपको मिलेगा। एक विट्ठल स्वामी टेम्पल, विट्ठल स्वामी, एंड एक आपको मिलेगा हजारा रामेश्वर रामस्वामी, हजारा रामस्वामी। ये दो टेम्पल आपको, टेम्पल्स आर बेस्ट एग्जाम्पल्स। तो ये दोनों टेम्पल कब के, विजयनगर टाइम के हैं। ठीक है, और एक ये जो विट्ठल स्वामी है, इसी के आगे आप एरो बनाकर लिख लीजिएगा विट्ठल स्वामी के लिए कि इसी को कहा जाता है विजय विट्ठल, विजय विट्ठल, विट्ठल या विट्ठला, विजय विट्ठला, एंड इज फेमस फॉर इमिटिंग म्यूजिकल नोट्स। तो ये कृष्ण देव राय के टाइम का टेम्पल है और ये अपने म्यूजिकल नोट्स के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है लिखिए, नेक्स्ट लिखिए वराह। ये कुछ टेम्पल्स के एग्जांपल लिखा रहा हूँ इनके टाइम के। ठीक है, वराधराज, वराधराज एंड एकम्परंथा, ये दो टेम्पल, और वरदराज और एकम्परंथा टेम्पल्स एट कांचीपुरम, एट कांचीपुरम आर ऑफ विजयनगर स्टाइल, यानी विजयनगर टाइम के टेम्पल हैं ये वरदराज और एकम्परनथा टेम्पल। ठीक, नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, ये तो टेम्पल के बारे में हो गया। अब टेम्पल के बनेंगे तो वहाँ पर क्या होंगे, डीआईटी आएंगे। डीआईटी होंगे तो डीआईटी किसके होंगे, या तो स्टोन के होंगे या मेटल के होंगे। ठीक, या तो स्टोन के होंगे या मेटल के होंगे। तो इस वक्त कब, विजयनगर एम्पायर के टाइम पर मेटल कास्टिंग लोगों को बारे को पता थी। मेटल के कास्टिंग यानी कि मेटल को मेल्ट करके उसको शेप देना, आकार देना लोगों को पता था उसके बारे में। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो मंदिर में क्या है, मूर्ति। अब मूर्ति किसकी लगेगी, तो या तो आप स्टोन की लगाओ, लेकिन हमने देखा है कि मैक्सिमम जगह पर स्टोन का ना देखकर हम किसका देखते हैं, मेटल्स की या एलॉयज की मूर्तियां देखते हैं। तो इसका हम सेंस या मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि उस वक्त के लोगों को मेटल कास्टिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से पता था, तभी तो उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर मेटल को कास्ट करके मूर्तियां बनाई हैं। तो मूर्तियां तो उन्होंने कास्ट कर बनाई, लेकिन कुछ खास तरह की उन्होंने मेटल कास्टिंग की थी, कुछ एक दो इमेज के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो लिखिएगा।
the metal image the metal images of Krishna Dev Rai and his wives and his queens, wives या queens and his queens तिरु तिरुमला तिरुमला are example for casting of metal images यानी हम कह सकते हैं कि इस वक्त ये लोग मेटल की इमेज कास्ट कर रहे थे और वो भी काफी अच्छी और खूबसूरत मेटल कास्टिंग हो रही थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, म्यूजिक एंड डांसिंग were also patronized by the rulers of विजयनगर। और उसमें क्या था, यक्षगान ट्रेडिशन ऑफ डांस and the theater evolved dance and theater tradition of dance and theater evolved during this period। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, different languages such as Sanskrit, Telugu, Kannada and Tamil flourished during विजयनगर किंगडम। ठीक, पर मेनली जो था मेनली ग्रेट डेवलपमेंट in Sanskrit and Telugu लिटरेचर। और हमने देखा भी कौन कौन लोग थे जिनको पैट्रोनाइज किया गया, मेनली अच्युतदेव राय के टाइम पर, कृष्णदेव राय के टाइम पर, अच्युतदेव राय के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द पीक ऑफ लिटरेरी अचीवमेंट was
reached during the reign of कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के टाइम पर सबसे अधिक अचीवमेंट इस क्षेत्र में देखने को मिला। और हमें यह भी पता है कृष्ण देव राय खुद संस्कृत और तेलुगु में कई बुक्स उनके लिखी गई हैं। ठीक, तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, क्या हिज फेमस, किसके, कृष्ण देव राय के, हिज फेमस कोर्ट पोएट, जिसका नाम अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था, अल्लासनी पेड्डाना, was distinguished in तेलुगु लिटरेचर। इस तरह से हमने देखा कि आर्किटेक्चर भी इनके टाइम पर, कब, विजयनगर एम्पायर के टाइम पर काफ़ी फला फूला। सोशल लाइफ तो हमने देखी ही देखी काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ हमें ये देखने को मिला कि किस तरह से क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर ने शासन किया, कौन कौन से उसके राजा हुए, कैसे कैसे उनका साम्राज्य आगे बढ़ा, किस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, किस तरह से उन्होंने आर्मी और मिलिट्री को कंट्रोल किया, उस वक्त की सोशल लाइफ की कंडीशन क्या थी, और सोशल लाइफ के बाद हमने दे पाया कि किस तरह से उस टाइम की इकोनॉमी, और इकोनॉमी के बाद हमने देखा कल्चरल कंट्रीब्यूशन, खास करके हमने कब का देखा, द आर्किटेक्चर, इसको हमने समझा और देखा। अब एक लास्ट आपको लिखना है, वो है ये रब कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक नोट डाउन हो गया होगा तो मैं रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये लिखिएगा की टर्म्स और कंसेप्ट, और इधर लिखिए मीनिंग। तो पहला है प्रधानी, इसका मीन होगा प्राइम मिनिस्टर। और कंसेप्ट, अगर प्रधानी, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड अगर प्रधानी वर्ड लिखो, इसका मतलब है कि किसकी बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। ठीक, अगर राय शानी वर्ड लिखा है तो ये क्या है, रिकॉर्डेड ओरल ऑर्डर ऑफ किंग। किंग ओरली जो ऑर्डर देता था उसको रिकॉर्ड किया जाता था, उसको नोट डाउन किया जाता था, तो ये रायसानी हुआ। हाँ, RAYSANI, रायसानी। नेक्स्ट वो है कर्निकम। कर्निकम किसको कहा जाएगा, तो ये है अकाउंटेंट। ये कौन है, अकाउंटेंट है कर्निकम। ठीक, उसके बाद आएगा एक वर्ड है कदलम, कदमल या इराई या वराई, इसका मीनिंग है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये सब मैच द कॉलम में आपसे पूछे जाते हैं, ये सब मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड टर्म है महानायकाचार्य।
चरा। महानायकाचरा मतलब एक्टेड एज लिंकेज बिटवीन किंग एंड विलेजेज। महानायक चरा। और इसके बाद आएगा पड़ी कवल। ये क्या है? सेलिंग ऑफ पॉलिसिंग राइट्स। और एक टर्म आएगा PADI पड़ी कवल। एक आएगा TALARA पॉलिसिंग राइट। POLICING पॉलिसिंग राइट। ये है वॉचमैन। ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो खास इन चीज़ों के लिए यूज होंगे इस टाइम के। क्या? विजयनगर अंपायर से रिलेटेड टर्म्स हैं कि अगर TALARA तलरा, इसका मतलब है वॉचमैन। वॉचमैन को वो किस वर्ड से जान रहे हैं? तलर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का विजयनगर अंपायर का ग्रोथ, उसका राइज, उसका बनना, उसके राजा, उसका डिक्लाइन, उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद उसकी आर्मी, उसका सोशल, इकोनॉमी और आर्किटेक्चर, और अंत में कुछ इम्पोर्टेंट की टर्म्स जो मैच द कॉलम में आपके काम आ सकते हैं, हमने देखे। ठीक। तो यहाँ हम लोगों ने विजयनगर किंगडम को कंप्लीट कर लिया। अब इससे ज़्यादा हमें विजयनगर किंगडम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बहमनी सल्तनत। तो इसको पढ़िए, इस पूरे नोट्स को जिस तरह से आपको समझाया गया है, रिलेट कराया गया है एक किंगडम से दूसरे किंगडम के साथ, एक राजा से दूसरे राजा के साथ, और इसके अब आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद फिर आप इसको एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहमनी सल्तनत स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the video. Thank you very much.